strategic national security and international security. This enormous unsecured island is actually part of North America, on the northern frontier of the Western Hemisphere. That's our territory. It is therefore a core national security interest of the United States of America. And in fact, it's been our policy for hundreds of years to prevent outside threats from entering our hemisphere, and we've done it very successfully. We've never been stronger than we are now. That's why American presidents have sought to purchase Greenland for nearly 2 centuries. You know, for 2 centuries they've been trying to do it. They should have kept it after World War II, but they had a different president. That's all right. People think differently. Much more necessary now than it was at that time, however. In 2019, Denmark said that they would spend over $200 million to strengthen Greenland's defenses. But as you know, they spent less than 1% of that amount. 1%, there's no sign of Denmark there. And I say that with great respect for Denmark, whose people I love, whose leaders are very good. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. तो ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे, और जहां पे सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि ग्रीनलैंड को लेकर अपनी किस रणनीति का खुलासा कर रहे हैं। वहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, और साथ में कह सकते हैं कि चेतावनी भरे शब्दों में कह दिया कि आप हमसे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो हम इसको याद रखेंगे। हालांकि एक बात उन्होंने साफ कर दिया कि हम कोई मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि हमला करके ग्रीनलैंड को नहीं कब्जा करेंगे। लेकिन ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने का जो विरोध कर रहे थे यूरोपियन देश, जो विरोध कर रहे थे नाटो के देश, उनको भी सख्त शब्दों में ये कहा कि नाटो को हमने दिया है, नाटो से हमें कुछ मिला नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है, उसको सही दिशा में जाने की ज़रूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को कैसे देखा जाए, आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और इस चर्चा में शामिल होने वाले मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट धीरज कौल हैं, लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, और एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषि गुप्ता जी हैं, और साथ ही कुछ ही देर में वीना सिकरी मैम जुड़ेंगी, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, एम्बेसडर वीना सिकरी, में उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा। लेकिन शुरुआत में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से आपको करना चाहूंगा कि ट्रंप के इस बयान को कैसे देखा जाए। ट्रंप के इस भाषण को वैसे ही देखा जाएगा जैसे उनकी बाकी चीजों को देखा जाता है, कि वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी सफलता को बताते हैं, और दूसरा देश या सारा विश्व उन पर निर्भर है, ये कभी नहीं भूलते, बार बार कहना, वो सबसे बड़े ताकतवर हैं, ये भी कहते हैं। हाँ, उन्होंने इस भाषण में, जैसा आपने कहा, उन्होंने कहा कि सेना का बल प्रयोग नहीं करेंगे, पर साथ में ये भी संकेत किया कि उनके पास दूसरे विकल्प हैं, और टैरिफ्स का उन्होंने जिक्र किया कि जैसे उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का उदाहरण दिया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि आपके ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी तरह का कोअर्शन या दबाव बनाने से संकेत ना किया हो, वो संकेत लगातार बना हुआ है। यहाँ तक वो बार बार बात करते हैं कि हम सबकी सुरक्षा मुहैया कराते हैं, उसको अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। ये अमेरिका ने खुद तय किया था कि वो इस तरह का नेतृत्व नेटो का करेगा, इस तरह की जिम्मेदारी लेगा। आज जिम्मेदारी से हटना चाहता है, तो ये बात भी आपस में इस पर सहमति बन सकती है। पर आप देखें कि यदि जनसंख्या के तरीके से उसको देखा जाए तो यूरोप में करीब 45 करोड़ और अमेरिका में 34 करोड़ लोग हैं, और उनका कुल मिलाकर रक्षा बजट यदि इस तरह से देखा जाए तो करीब करीब बराबर है। हाँ, हर एक देश अलग अलग इस तरह से उतना बड़ा बजट नहीं कर पाता, क्योंकि अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था है, उनका बजट ज्यादा बड़ा होता है, उनके पूरे विश्व में सेना के ठिकाने वगैरह वगैरह है। तो यदि वो तालमेल आज
मान्य नहीं है, अमेरिका उससे हटना चाहता है, तो उसको बातचीत से बदला जा सकता है। पर ये धमकीपूर्ण जो शब्दावली उनकी होती है और हर चीज को बढ़ाकर कहना और दूसरे लोगों को एक तरह से कैरिकेचर करने की जो बात है, वो बार बार स्लीपी बाइडन की जैसे बात करते हैं। उनके जो उन्होंने आंकड़े रखे वो भी अपने आप में बहुत गलत फलत आंकड़े उन्होंने सामने रखे। इन्फ्लेशन खत्म कर दिया है। बाइडन साहब का इन्फ्लेशन 2.9 था, घटकर इनके आते ही 2.7 हो गया पिछले साल में। पर जो वृद्धि दर है वो बाइडन के समय में 2.8 था, वो घटकर 2.3 हुआ है। और यदि कांग्रेशनल बजट ऑफिस के दस्तावेज आप देखें, वो कहते हैं कि इस साल में, आने वाले साल में वो और भी घटकर 2.2 होने वाला है। तो इस तरह से आंकड़ों को उल्टा सीधा अपनी मनमर्जी से घड़कर पेश करना वगैरह वगैरह के इतिहास में उन्होंने कहा इतनी सफलता कभी नहीं मिली। इतिहास में अमेरिका का आर्थिक तरीके से, सैन्य तरीके से सबसे बड़ा दबदबा राष्ट्रपति कैनेडी के समय में माना जाता था, जब 40% दुनिया की जीडीपी केवल अमेरिका की थी। आज घटकर 26% के आसपास है, हालांकि आज भी बहुत बड़ी है। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली है। उसके राष्ट्रपति जाहिर है बहुत शक्तिशाली हैं। पर यह कहना कि बाकी सब निकम्मे हैं या काबिल नहीं है, ये भी झूठ कहा उन्होंने कि ग्रीनलैंड उनके पास था दूसरे विश्व युद्ध में। वो केवल क्योंकि जर्मनी ने ऑक्यूपाई इसके कर लिया था बावजूद हमने दे डेनमार्क, और दिया। उनकी गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने एक संधि की थी कि इसको सुरक्षा करें आप। सुरक्षा में भी लगातार हजारों सैनिक अमेरिका के रहते थे वहां, आज घटकर 200 से कम है। तो क्या कौन सी सुरक्षा वो बनाना चाहते हैं? चीन का कोई रिश्ता नहीं है उनसे, रूस का कोई रिश्ता नहीं है, खतरा किससे है ये भी समझ नहीं आता। तो वही है कि जैसे हमेशा वो बातें करते हैं, उसी तरीके की बात उन्होंने आज भाषण में की। थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग, थोड़ा पैट्रनाइजिंग और थोड़ा झूठ मूठ के आंकड़े और ये सब सामने आए, और कुछ उसमें अलग नहीं था। जैसा पहले होता है वैसा ही आज हुआ। चूंकि बड़ा एक प्लेटफॉर्म था, बड़ा एक मौका था, यहाँ पे करीब 150-200 से ज़्यादा देशों के 3000 से ज़्यादा प्रतिनिधि आए थे। यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, कंपनियों के हेड आए हुए थे। तो ये उम्मीद की जा रही थी यहाँ पे कुछ कॉन्क्रीट ठोस बातें, लॉजिकल बातें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि सबकी निगाहें इन पर टिकी हुई थी कि यहाँ से अब दुनिया में जो उथल पुथल मचा हुआ है, शायद एक स्थिति स्पष्ट दिखे। वो स्थिति स्पष्ट हो पाई कि नहीं हो पाई? शिवकांत शर्मा सर। बिल्कुल नहीं हो पाई। विरोधाभासों और भ्रांतियों से भरा इनका भाषण है। स्थिति कैसे स्पष्ट होगी? सबसे बड़ी समस्या तो जितने भी उद्योगपति इकट्ठा हुए हैं या जितने भी देश इकट्ठा हुए हैं, ये जगह ऐसी है जहां अमेरिका ने ही वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार और खुले बाजार, इस तरह की नीतियों की वकालत शुरू की थी। आज आप 360 डिग्री घूम के वहां पहुंच गए हैं जहां आप संरक्षणवाद की बात कर रहे हैं। तो टैरिफ की तो उन्होंने बात ही नहीं की, टैरिफ हटाने की बात नहीं की, टैरिफ कम, उसका औचित्य नहीं दिया। यूरोप के ऊपर भी उन्होंने टैरिफ की जो तलवार लटका रखी है वो तो नहीं हटाई, केवल इतना कहा कि वो लड़कर शायद ग्रीनलैंड को नहीं लेना चाहते। तो ये बात तो सबके समझ में आती है। आप नाटो देशों के खिलाफ लड़ेंगे क्यों और किस बुनियाद पे लड़ेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ग्रीनलैंड इनका था कब? ये जो औचित्य देना कि क्योंकि पश्चिमी गोलार्ध में ग्रीनलैंड है, तो वो तो अमेरिका का, तो पश्चिमी गोलार्ध में तो कनाडा भी है। तो कनाडा को तो सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि आज ग्रीनलैंड को कह रहे हैं, कल को कनाडा को कहेंगे, और वैसे कहते भी रहते हैं कि कनाडा मेरा प्रांत है। तो ये कोई औचित्य है क्या? और दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि हमने ग्रीनलैंड की रक्षा की। द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ ये था कि जब तक अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर का हमला नहीं हुआ था और अमेरिका मजबूरन अमेरिका पे अटैक हुआ और अमेरिका को नहीं कूदना पड़ा, तब तक जितना भी युद्ध हुआ, उस युद्ध का एक एक पाई इन्होंने ब्रिटेन को कंगाल कर दिया था, जो है वो पैसा ले लेके। उसके बाद युद्ध में कूदे, और युद्ध में कूदे तो अपनी रक्षा के लिए ग्रीनलैंड में इन्होंने मोर्चे बनाए थे, ताकि जो पनडुब्बियां हैं और हिटलर के जो जहाज हैं, वो इनकी जो रसद की जो पंक्ति थी, जो आप अमेरिका से यूरोप जहाज जाते थे उनके ऊपर हमले ना हो, इसलिए ग्रीनलैंड में मोर्चे बनाए गए थे। 1951 में तो युद्ध नहीं था, युद्ध तो
45 में समाप्त हो गया। 1951 में इन्होंने डेनमार्क के साथ संधि की, और वो संधि इसलिए की थी कि ये इनको खतरा ये था कि सोवियत संघ से आने वाली जो मिसाइलें हैं, उनको पहले से उनकी पूर्व सूचना कैसे ली जाएगी? तो वहाँ अड्डे बनाए गए थे ताकि उन मिसाइलों की पूर्व सूचना अमेरिका को मिल सके। इसलिए वो संधि हुई थी, और उस संधि में इनको पूरा अधिकार दिया गया था कि आप अपने अड्डे बना सकते हैं। आप जो है वो ग्रीनलैंड की सुरक्षा की अगर ज़िम्मेदारी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप ग्रीनलैंड का स्वामित्व तो आपके पास नहीं होगा तो आप सुरक्षा ही नहीं करेंगे। इस तरह से फिर ये बार-बार ये कहते हैं कि हमने नेटो के साथ के लिए सब कुछ किया, नेटो ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इतिहास उठा के देखें कि नेटो के किसी भी सदस्य पर जब से नेटो बना है, केवल एक बार हमला हुआ है, वो इन्हीं के ऊपर हुआ है, अमेरिका के ऊपर। जो 9/11 का हमला हुआ था, और उसमें सारे नेटो के जो दूसरे सदस्य हैं, उन्होंने अमेरिका की मदद की थी। ये बताइए कि अमेरिका ने नेटो की कब मदद की? नेटो के किसी सदस्य पे जब से नेटो बना हमला ही नहीं हुआ है। और नेटो के भीतर आपस में ज़रूर लड़ाई हुई है। नेटो को आपके सदस्यों की रक्षा साइप्रस हमने में की है। ये हाँ, कह तो रहे हैं कि नहीं, नेटो सदस्य देशों की रक्षा हमारी वजह से हो रही है, हम उनको डिफेंस मुहैया करा रहे हैं। नहीं, ये खाली ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम ही बलशाली हैं, इस वजह से, हमारी धाक की वजह से जो नेटो सदस्य हैं, उन पे सोवियत संघ की या अब जो रूस है या चीन है, उसकी हमला करने की हिम्मत नहीं होती। तो ये तो इनका जो है आपसी विचार है ना, तो ये कोई तर्क थोड़ी है। तर्क तो ये है कि नेटो ने इनकी, जो नेटो के दूसरे देशों ने इनकी मदद की है, इन्होंने नेटो की आज तक मदद ही नहीं की। ये जो यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ठीक है, वो तो नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन वो यूरोप में तो है। यूरोपीय संघ जो है वो चाहता है कि उसकी मदद करे, उसकी मदद ये नहीं कर रहे। तो जब ये कह रहे हैं कि जब तक हम स्वामित्व नहीं जो है किसी जगह का ले लेते, तब तक उसकी सही तरह से सुरक्षा नहीं कर सकते, तो फिर क्या गारंटी है कि किसी नेटो सदस्य पे हमला हो जाएगा, आप उसकी रक्षा करेंगे? कोई स्वामित्व तो है नहीं आपका। कल को जापान को भी चिंता होनी चाहिए। जापान आपकी सुरक्षा के भरोसे है, जापान पे हमला होगा तो आप तो ये कहेंगे कि हमारा तो स्वामित्व नहीं है, तो हम कैसे रक्षा करेंगे उसकी? दक्षिण कोरिया की कैसे रक्षा करेंगे? ये पूरी